नमस्कार। अगर आपको आंसर लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी और आपके नंबर्स भी बढ़ेंगे। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार है। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ डेली आंसर राइटिंग। सेकंड, क्या डे 1 से आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तीसरा, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डेली आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड। चौथा, हैंड राइटिंग कितना मैटर करता है। पांचवा, पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, जेल, इंक और बॉल पेन। छठा, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या पैराग्राफ वाइज। सातवां, एग्जामिनर वर्ड्स को कैसे काउंट करते हैं। आठवां, लैंग्वेज आपकी कैसे होनी चाहिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं। नौवां, क्या प्राइवेट टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। हमारा पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेली आंसर राइटिंग। जब मैंने यूपीएससी की शुरुआत की थी तब आंसर लिखने का मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे डर लगता था कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है। तब टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, आपको डर लगता है वो चीज़ को आप बार बार कीजिए। अगर आपको पानी से डर लगता है तो पानी में आप उतरिए, बार बार उतरिए और तब तक उतरिए जब तक आपके मन से पानी का डर ना निकल जाए। ऐसे ही हमारी मेंस की आंसर राइटिंग स्किल है। अगर आपको आंसर राइटिंग स्किल में डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप आंसर्स को डेली लिखिए, बार बार लिखिए, जिसके कारण धीरे धीरे सही आपका डर मन से ख़त्म हो जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। डेली आंसर राइटिंग का दूसरा फ़ायदा होता है टाइम मैनेजमेंट। यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको लगभग 180 मिनट्स में अराउंड 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स आपको क्वेश्चंस रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स और अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल क्वेश्चंस में लग जाते हैं। सो यू गेट ओनली 165 मिनट्स फॉर राइटिंग ऑल 4000 वर्ड्स। अगर हम रफली कैलकुलेट करते हैं, फॉर एवरी 150 वर्ड्स क्वेश्चन यू गेट अराउंड 6 मिनट्स and for every 250 words question you get around 10 minutes. ऑप्शनल्स में हमें जो 300 वर्ड्स के क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करने होते हैं, तो 300 वर्ड्स क्वेश्चन के लिए आपको अराउंड 12.5 मिनट्स मिल जाते हैं। शुरुआत में जब आप लिखेंगे तो फॉर 150 वर्ड्स हो सकता है आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। मुझे भी जब मैंने शुरू किया था तो एक 150 वर्ड्स क्वेश्चन लिखने में कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 20-25 मिनट्स लगते थे। लेकिन डेली जब हम प्रैक्टिस करते, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी उसी क्वेश्चन को बार बार लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपका टाइम जो होता है वो कम होने लगता है। सिंपल से मुझे पहले 20 मिनट्स 25 मिनट्स लगते थे, फिर 10 मिनट्स पे आया, फिर 7 मिनट्स पे आया, एंड देन आई हैड शार्पन माई स्किल कि 4.5 मिनट में मुझे 150 वर्ड्स कैसे ख़त्म करने हैं। कभी कभी मैं 4 मिनट्स, 3.5 मिनट्स में भी ख़त्म करता था। डेली आंसर राइटिंग का तीसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप ये सीखने लगते हैं कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है और इररिलेवेंट कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल है, 10,000, 50,000 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में ही लिखना है। तो आप ये सीखने लगते हैं कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सा है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सा है। डेली आंसर राइटिंग से आपको ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में स्किल डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब आप पढ़ते भी हैं डिफरेंट टॉपिक्स तो आप इजीली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गैदर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका चौथा फ़ायदा ये होता है कि आपको जजमेंट ऑफ वर्ड्स आते हैं कि मैंने कितने स्पीड से लिखने के बाद कितने वर्ड्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जनरली आप बार बार लिखेंगे, 1 पेज मीन्स कितने वर्ड्स होते हैं, 1.5 पेज मीन्स कितने वर्ड्स होते हैं, वो तो आप डेली जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो आ जाता है और ऑटोमेटिकली आपके आंसर शीट में वो रिफ्लेक्ट भी होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा डेली आंसर राइटिंग का ये होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्कस, इन सब शब्दों का मीनिंग क्या होता है और एक ही क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इसको आपके आंसर शीट में कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, वो आप डेली आंसर राइटिंग स्किल से डेवलप करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है
डेली आंसर राइटिंग हमें कब शुरू करना चाहिए? क्या हम डे 1 से डेली आंसर राइटिंग शुरू करें? मेरा इसमें ये सजेशन है कि जब तक आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेते तब तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डे 1 से शुरुआत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा। इसमें सिंपल सा रूल जो मुझे लगता है कि 30 to 40% सिलेबस आपने विथ रिवीजन अगर कवर कर लिया है वेरियस सब्जेक्ट्स का, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, अगर आपने वेरियस सब्जेक्ट्स जीएस के या ऑप्शनल के अगर 5-6 सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए विथ रिवीजन एटलीस्ट 30 to 40%, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को चुनिए एंड आप डेली आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो आपके प्रिपरेशन शुरू होने के 2 से 3 महीने बाद आप डेली आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी और आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना एज वेल एज इंटरलिंकिंग कैसे करना है ये सब आपके ध्यान में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा है रोज़ आपको कितना समय देना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। इसका कोई रूल तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेली लिखना चाहिए। शुरुआत में 15-20 दिन आप एक एक क्वेश्चन ही लिखिए, लेकिन 1 महीने बाद जब आप प्रिपरेशन के 3-4 महीने ख़त्म हो चुके हैं और राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करके आपने 15-20 दिन ख़त्म कर लिए, उसके बाद आप 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखिए। दिस इज़ द मिनिमम। और 3 क्वेश्चन को आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप डेली लिखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो ही आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आपको लगता है 3 से 4 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप 5 to 6 क्वेश्चंस भी डेली लिख सकते हैं। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिखते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मेरा ये यहाँ एक सजेशन है, आपने आज या कल जो पढ़ा है उसको ना लिखे, आपने 3 दिन पहले 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। शुरुआत में आप तो करंट में जो पढ़ा है वही लिख सकते हैं, लेकिन 1 या 1.5 महीने के प्रैक्टिस के बाद आपने जो 1 हफ्ते पहले पढ़ा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसीलिए डेली आंसर राइटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस आपकी स्किल्स को और शार्पन करेगी। चौथा पॉइंट आता है हैंड राइटिंग आपकी कितना मैटर करती है। मेरे हिसाब से हैंड राइटिंग लेजिबल होना चाहिए। उसका एक सिंपल सा थंब रूल है, आप 2 पेज लिखिए और आपके दोस्त को, किसी रिश्तेदार को उसको पढ़ने के लिए बोलिए। अगर आपका दोस्त बिना रुके, बिना आपसे पूछे लगातार वो पढ़ सकता है तो आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल है। लेकिन अगर वो बीच में कहीं पूछता है कि ये शब्द कौन सा लिखा है, ये सेंटेंस आपने कौन सा लिखा है, तो मेरा आपको सजेशन है कि हैंड राइटिंग आपको थोड़ा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आप टॉपर्स के आंसर शीट उठाइए, आपको दिखेगा कि किसी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, लेजिबल ठीक ठाक है। आपको कंटेंट पे फोकस करना है, हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करना, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब ना हो कि किसी को पढ़ने में दिक्कत हो। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग का फॉन्ट बहुत बड़ा ना हो। किसी किसी का फॉन्ट बहुत बड़ा होता है, किसी किसी का फॉन्ट बहुत छोटा होता है। तो प्रयास कीजिए कि आपके हैंड राइटिंग ऑन एन एवरेज फॉन्ट में हो। बहुत छोटी हैंड राइटिंग ना लिखे या बहुत बड़ी हैंड राइटिंग ना लिखे, जिसके कारण एग्जामिनर के माइंड में निगेटिव इमेज आपके आंसर के प्रति ना तैयार हो। हैंड राइटिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि पेन कौन सा यूज़ किया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं जेल पेन यूज़ करना चाहिए या बॉल पेन यूज़ करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है, जेल पेन से हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी दिखती है बॉल पेन के कंपैरिजन में, और साथ साथ आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है जब आप जेल पेन का उपयोग करते हो। अगर आप कर सकते हैं तो बेसिक जेल पेन यूज़ कीजिए ताकि आपकी हैंड राइटिंग और अच्छी दिखे और स्पीड आपकी बढ़ सके। यहाँ मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आपकी हैंड राइटिंग कि जिस पेन से अच्छी आती हो उस पेन को ही आप उपयोग करें। अगर आपको लगता है आपकी हैंड राइटिंग और स्पीड बॉल पेन से बहुत अच्छी आती है तो आप बॉल पेन की तरफ जाइए, लेकिन ऑन एन एवरेज
जेल पेन से हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी दिखती है और स्पीड भी ठीक आती है, इसलिए आप जेल पेन का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन को लगभग उसी स्पीड से एक बार बॉल पेन से लिखा है और एक बार जेल पेन से। ये बॉल पेन वाली मेरी हैंडराइटिंग है और ये जेल पेन वाली, सेम वर्ड्स है, सेम क्वेश्चन है, तो बॉल पेन के कंपैरिजन में जेल पेन थोड़ा ठीक दिखता है। यहाँ मेरा एक और सजेशन है कि आप इंक पेन को अवॉइड कीजिए। इंक पेन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो वाटरप्रूफ नहीं रहते हैं और इंक अगर गिर जाती है गलती से तो फिर इशू क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए प्रयास कीजिए कि इंक पेन से ना लिखें। लेकिन यहाँ कोई एग्जैक्ट थंब रूल तो नहीं है या कोई रूल तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इंक पेन से ही आप अच्छी स्पीड लिख पाते हो और आपका हैंडराइटिंग अच्छी दिखती है तो आप इंक पेन का उपयोग कर सकते हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि जेल पेन का उपयोग का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर आपको जेल पेन की बजाय बॉल पेन या इंक पेन अच्छा लगता है तो आप इंक पेन का उपयोग कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है आंसर राइटिंग पैराग्राफ वाइज करनी चाहिए या पॉइंट वाइज करनी चाहिए। इसमें भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने पैराग्राफ वाइज करनी चाहिए या पॉइंट वाइज करनी चाहिए, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, जैसे आप कोई ऐसे का पेपर लिख रहे हैं या कोई 250 वर्ड्स का क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, बाकी आप पॉइंट्स के फॉर्म में ट्राई कीजिए। पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में कंसाइज करना रहता है, जिसमें आपको कभी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आप ज़्यादा डेटा छोटे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज का एक फ़ायदा ये होता है कि आप छोटे छोटे फ्रेजेस में आपके पॉइंट्स बना सकते हैं, जिसमें इज, द, आर, वर्ब्स, ये सब को आप एलिमिनेट कर सकते हो और आपको जो एग्जैक्ट पॉइंट आपको बताना है वो आप बता सकते हो, जिससे आपकी आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाए। लेकिन यहाँ फिर से एक बात मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आप पैराग्राफ में कंफर्टेबल है तो पैराग्राफ में जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए या पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखने का फ़ायदा एक और होता है कि आपको ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और अगर आपको 6 या 7 पॉइंट्स लिखना है तो तत्काल 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपने लिख लिए छोटे छोटे फ्रेजेस में, तो आपका आंसर बहुत अच्छा क्वालिटेटिव बनता है और विद एग्जाम्पल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे में लेकिन ज़रूर आप पैराग्राफ का ही उपयोग करें, पॉइंट्स का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसे इज़ ऑलवेज एक्सप्लेनेटरी। ऐसे में भी बीच बीच में आप कहीं आपको 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है तो पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली पैराग्राफ का उपयोग कीजिए। जनरल आंसर में 150 वर्ड्स हो या 250 वर्ड्स हो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आप नॉर्मली पैराग्राफ फॉर्म में लीजिए और बाकी जो बॉडी का फॉर्मेट होता है वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे इस 150 वर्ड क्वेश्चन में मैंने जो शुरुआत की है इंट्रोडक्शन, वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। उसके बाद जो मैंने बॉडी लिखी है उसमें पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिया है। ऐसे आप कर सकते हैं। लास्ट में आप कंक्लूजन भी पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ लॉन्ग 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स शुड बी। इन सिंपल लैंग्वेज, एग्जामिनर्स 150 वर्ड्स को या 250 वर्ड्स को क्या रियली काउंट करते हैं या कैसे जज करते हैं। इसका एक सिंपल सा थंब रूल है। अगर आपके हैंडराइटिंग का फॉन्ट नॉर्मल है, एवरेज फॉन्ट है, तो 100 वर्ड्स मीन्स 1 पेज एंड 150 वर्ड्स मीन्स 1.5 पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन 150 वर्ड्स के लिए आता है जो कि यूपीएससी आंसर शीट में क्वेश्चन पहले से लिखा होगा, और अगर वर्ड लिमिट इंडिकेट की है तो 150 वर्ड्स के लिए आपको फर्स्ट पेज पूरा भरना होगा और सेकंड पेज का आपको हाफ कंप्लीट करना है। और अगर क्वेश्चन 250 वर्ड्स के लिए आता है जैसे इसमें इंडिकेट किया है, तो फर्स्ट पेज पूरा भरा जाएगा, सेकंड पेज पूरा भरा जाएगा और थर्ड पेज का आपको हाफ करना है। मीन्स फॉर 250 वर्ड्स 2.5 पेजेस आपको फिल करने हैं। कभी कभी यूपीएससी वर्ड लिमिट इंडिकेट नहीं करते हैं, जैसे आप इस सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2021 में देख सकते हैं कि उन्होंने
मार्क्स इंडिकेट किए हैं लेकिन वर्ड लिमिट इंडिकेट नहीं की है। ऐसे में फॉर एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं एंड फॉर एवरी 20 मार्कर क्वेश्चन आपको अराउंड 300 वर्ड्स लिखने हैं। अगर 15 मार्कर आता है तो आपको अराउंड 250 वर्ड्स आंसर लिखना है। इसमें एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा, जब आपको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स लिखना ये पता है तब नॉर्मली आप 150 वर्ड्स को क्रॉस नहीं कीजिए। कभी कभी 150 वर्ड्स की बजाय आप 160, 165, 170 वर्ड्स तक पहुंच जाते हैं जब आपको बहुत अच्छे से आता है, और जब अच्छे से नहीं आता है तब आप 100, 120 वर्ड्स में भी ख़त्म करते हैं। तो मेरा यहाँ सजेशन है कि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा हो तो आप 160, 170 वर्ड्स से ज़्यादा क्रॉस ना करें, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा और बाकी क्वेश्चंस आपके अफेक्ट हो जाएंगे। मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे यही इशू आया था और जिसके कारण मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसको सीख लिया था कि किसी भी क्वेश्चन को वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना भी है तो मैक्सिमम 5 to 10% आप ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। एक और सजेशन यहाँ मैं देना चाहूँगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं आता हो तो आप ज़्यादा ना लिखें जिससे आप एक्सपोज हो जाएंगे। अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल आ जाता है और आपको नहीं पता है तो आप मैक्सिमम 50, 60 वर्ड, 80 वर्ड्स ही लिखिए, इससे ज़्यादा ना लिखिए। अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं तो आपका आंसर एक्सपोज हो जाएगा और गलतियाँ दिखने लगेगी। जिस आंसर के बारे में आप एग्जैक्ट श्योर नहीं है, या अदर लैंग्वेज में कहना चाहो कि आपको सही से आंसर नहीं आता है, तो आप पैराग्राफ का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज में आपका आंसर एक्सपोज हो जाएगा। पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा चांसेस बनता है कि एग्जामिनर उसको कंसिडर कर ले, लेकिन आंसर आपको अच्छे से आता है तो मेरा ये सजेशन है, बॉडी आप पॉइंट वाइज लिखिए, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन आप पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं और 150 to 160 वर्ड्स में उसको ख़त्म कीजिए। एक और सजेशन मेरा इसमें ये रहेगा कि 150 वर्ड लिमिट जनरली 1 या 2 क्वेश्चन में ही क्रॉस कीजिए, उसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चंस में क्रॉस नहीं कीजिए। आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए, ना कि एक क्वेश्चन को लंबा खींचा जाए। यूपीएससी में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही चांस आपको बनता है ज़्यादा मार्क्स फेच करने का, इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक ही क्वेश्चन को लंबा लिखना। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, आंसर शीट में हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे को लगता है कि मेरी लैंग्वेज फ्लॉरी होनी चाहिए, दिखने में और पढ़ने में बहुत अच्छी लगे। तो यहाँ मैं सबको बताना चाहूँगा, लैंग्वेज आपकी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। सेंटेंसेस बहुत छोटे रखना चाहिए जिससे एग्ज़ामिनर आसानी से पढ़ पाए और आसानी से समझ पाए। एग्ज़ामिनर को आपकी लैंग्वेज पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस और लॉन्ग पैराग्राफ बनाते हैं तो एग्ज़ामिनर को ग्रास्प करने में प्रॉब्लम्स होती है। मैंने खुद बहुत सारे आंसर चेक किए, जब भी पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस लंबे लंबे होते हैं तब ये इशू क्रिएट होता है। जब आपकी इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो आप प्रयास करते हैं लंबे लंबे सेंटेंस लिखने का, जिसमें जनरली कैंडिडेट गलती करते हैं और जो आप एग्ज़ामिनर को समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते और आंसर आपका थोड़ा बहुत गलत या बेवर्ड हो जाता है। तो मेरा यह सजेशन है, आपके सेंटेंस छोटे से छोटे होने चाहिए। अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख रहे हैं, या 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स के क्वेश्चंस कोई लिख रहे हैं, तो सेंटेंसेस पैराग्राफ फॉर्म में भी छोटे होने चाहिए। और पॉइंट वाइज भी लिखते हैं तो पॉइंट वाइज फॉर्म में भी आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, बड़े सेंटेंस बिल्कुल ना बनाएं। एक और सवाल जो हम सबके मन में आता है कि प्राइवेट टेस्ट सीरीज़ मेंस आंसर राइटिंग के लिए लगानी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी सेल्फ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम 3 या 4 महीने की ना हो, तब तक आप किसी भी प्राइवेट टेस्ट सीरीज़ को ना लगाएं। लेकिन जब आप 3-4 महीने की प्रैक्टिस कर लिए हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो और आपने लगभग 70-80% सिलेबस भी कवर कर लिया, तब आप प्राइवेट टेस्ट सीरीज़ के लिए जा सकते हैं। कम से कम एक बार आपने प्राइवेट टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या आप 3 घंटे में आपके 4000 वर्ड्स कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग कैसे बदलती है, कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से आपको डायरेक्टिव वर्ड्स के अनुसार
अपना आंसर बदलना चाहिए, कब इवैल्यूएट, एग्जामाइन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरह के डायरेक्टिव वर्ड के अनुसार आंसर लिखना चाहिए। आंसर कब शॉर्ट लिखना चाहिए, कब लंबा लिखना चाहिए, इन सब की प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज़ में ही आती है। जब आप लंबा 3 घंटे का पेपर लिखते हैं तभी आपको उसकी प्रैक्टिस होगी और आपको अंदाज़ा आएगा। यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स टेस्ट पेपर को घर लेके आते हैं और घर में सॉल्व करते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी रिमोट सिटी में या किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो आप घर में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 घंटे का पेपर। जहाँ तक पॉसिबल हो आप एग्ज़ाम हॉल सेंटर में जाएं और वहाँ पेपर लिखें। एग्ज़ाम हॉल सेंटर में पेपर लिखने का प्रेशर और कॉन्सिक्वेंटली आपके माइंड पे होने वाला उसका असर, आप कैसे रिकॉल कर पाते हैं, कैसे आंसर लिख पाते, ये सब आपको टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही पता चलेगा। एक टिप मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा, जब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं तो जनरली आप वेबसाइट से वो क्वेश्चन लीजिए जिस क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 6-7 कैंडिडेट्स ने आंसर ऑनलाइन लिखे हैं, जो कि आंसर की कॉपी आपके पास अवेलेबल है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आपके आंसर सही है या नहीं है, जिससे आपके लिखे हुए आंसर और अवेलेबल बेस्ट आंसर, इससे आपका कंपैरिजन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। एक और टिप मैं देना चाहूँगा, कभी कभी आप किसी क्वेश्चंस को बार बार लिखिए। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन को आज लिखा, उसको फिर से कल लिखिए, उसको फिर से परसों लिखिए। रिपीट लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके आंसर्स इम्प्रूव होने लगते हैं और जब आप पहले आंसर में अगर आपने एग्जाम्पल मिस कर दिया, अगर फ्लो चार्ट मिस कर दिया, कोई डायग्राम मिस कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड करते हो, जिससे आपके माइंड को ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि ये मैंने पहली बार मिस किया था, इसको मिस नहीं करना। तो आप सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, पर्टिकुलरली ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे ऑप्शनल, हिस्ट्री, एनालिटिकल सब्जेक्ट जैसे एथिक्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, जिसमें एनालिटिकल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें आपको रिपीट आंसर लिखने की ज़रूरत है, जिससे एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, फैक्ट्स, इसको आप इंक्लूड कर पाएँ। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम और राइटिंग टिप्स के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे लिखी जाती है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे सजेशंस दिए जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ये सब हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।